बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, कल का दिन इमरान खान के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा गुजरा। एक तो जहांगीर तरीन ग्रुप के मुतालबात के हवाले से पीटीआई में जो अफरा तफरी मची है, उसमें एक ग्रुप ने वज़ीर-ए-आज़म को उनके मुंह पर वो बात कह दी है जिसे हम अवामी ज़ुबान में कहते हैं कि वरना, यानी अगर जहांगीर तरीन ग्रुप को कोई रियायत दी तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं वरना के लफ्ज़ के साथ। ये अलग बात है कि वो इस वरना पर अमल ना करें, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने आज कल जो रवैया अख्तियार किया उसकी तवक्को ना तो वज़ीर-ए-आज़म को थी और ना किसी और को। इसके साथ ही FIA के साबिक़ डायरेक्टर जनरल बशीर मेमन ने जो इंकशाफात किए हैं और डंके की चोट पर किए हैं, उनसे वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो मुश्किल हालत पैदा हो गई है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बशीर मेमन ये बातें पहले भी कुछ कर चुके हैं, लेकिन वो गैर मरूफ चैनल्स पर ज़्यादा उनको पजीराई नहीं मिली और मीडिया ने तो उनको, प्रिंट मीडिया ने तो उनको बिल्कुल सिरे से छापा ही नहीं। लेकिन कल उन्होंने एक बड़े चैनल पर और उससे पहले एक और चैनल पर तफसील से इंटरव्यू दिया और कुछ नई बातें भी बताई हैं। तो पहले ये जहांगीर तरीन का मसला देख लीजिए। उसमें ये था कि इमरान खान ने पहले लचक दिखाई, लेकिन ये कहा मुखालफ ग्रुप के डर से कि मैं मिलूँगा, लेकिन जहांगीर तरीन को वफद में शामिल नहीं होना चाहिए। जहांगीर तरीन ग्रुप के बगैर मुलाकात के लिए तैयार हो। तरीन ग्रुप इस पर मान गया और मुलाकात हुई। उस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने उस ग्रुप को कोई भी यकीन दहानी कराने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह इससे पहले होने वाली मीटिंग थी, जिसमें पार्टी की मीटिंग काबीना के वज़ीर भी थे और दूसरे कुछ सरकर्दा MNA भी और पख्तूनख्वा से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी थे। तो उसमें जो मुखालफ ग्रुप ने, जिसमें अली अमीन गंडापुर का ग्रुप भी है और शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप भी है, इन्होंने बड़े सख्त लहजे में वज़ीर-ए-आज़म से बात की। इतने सख्त लहजे में इससे पहले इन लोगों ने कभी वज़ीर-ए-आज़म से बात नहीं की। और ज़ाहिर है ये इमरान खान भौंचक्का रह गए, शशदर रह गए। उनका तो ख्याल था कि मैं मास्टर हूँ और ये सब मेरे ग़ुलाम हैं। उनका अब तक रवैया यही था और PTA के अरकान जो है वो भी इस रवैये पर साथ करते रहे। वो इसी तरह इमरान खान के सामने झुक कर और यस सर, जी जनाब, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, इस तरह की बातें करते रहे। लेकिन इन्होंने जहांगीर तरीन के मसले पर अब खुलकर ये ग्रुप बंदी हो गई है और इन्होंने बाकायदा अल्फाज में ये कह दिया है कि अगर तरीन को रियायत दी गई तो फिर हम नहीं रहेंगे। यानी खुलासा उनकी गुफ्तगू का ये था। तो ये बात इमरान खान के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। चुनाचे वो ख्वाहिश के बावजूद तरीन ग्रुप को कोई रियायत नहीं दे सके, सिवाय इसके कि कोई कमीशन है अली ज़फ़र की क़यादत में, वो नए सिरे से मामलात की तहक़ीक़ात करेगा, लेकिन जो मुकदमात फ़ाइल हो गए हैं वो चलते रहेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के वफ़द ने मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को ये बात याद दिलाई कि शुगर के हवाले से जो तहक़ीक़ात हो रही है, शुगर फैक्ट्री के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है, तो उसमें खुसरो बख्तियार और हुमायूं अख्तर और दूसरे लोगों की मिलों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ तरीन ग्रुप की मिलों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है। तो इस पर इमरान खान ने कोई जवाब नहीं दिया। ज़ाहिर है वो क्या जवाब दे सकते थे। और लतीफ़ा ये भी हुआ कि इमरान खान ने कहा कि ठीक है, मैंने आपकी मर्ज़ी के मुताबिक शुगर कमीशन का जो सरबराह है उसको हटा दिया है, डॉक्टर रिजवान महमूद को, जो 70% काम मुकम्मल कर चुके थे। लेकिन ये उन्होंने मुगालता दिया है, क्योंकि रिजवान महमूद को हटाने की वजह जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये थी कि रिजवान साहब ने खुसरो बख्तियार की एक मिल के ख़िलाफ़ को बहुत बड़ी बेकायदगी और बदनवानी की बुनियाद पर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया था और उसे नोटिस जारी कर दिया था। तो खुसरो बख्तियार की शान में ये गुस्ताखी इमरान खान को पसंद नहीं आई और उन्होंने डॉक्टर रिजवान को हटा दिया, जबकि वो अपना काम 70% मुकम्मल कर चुके थे। इसका मतलब ये है कि अब शुगर कमीशन का जो नया सरबराह होगा वो नए सिरे से काम करेगा और नतीजा ये कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसे ये ख्याल रखना होगा कि खुसरो बख्तियार, हुमायूं अख्तर और इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी। मज़े की बात यह है कि शुगर मिलों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है उसमें ज़रदारी की मिलों का नाम बहुत नुमाया, लेकिन ज़रदारी की मिलों के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसका मतलब ये है कि ज़रदारी को हाथ लगाने से भी इमरान खान तअम्मुल कर रहा है, जिसकी वजह यह है कि ज़रदारी के सर पर उन लोगों का हाथ है जिन लोगों का हाथ इमरान खान के सर पर भी है। और इमरान खान के लिए एक बुरा दिन परसों का भी था, जब
उन तक ये इतला पहुंची कि आला सतह पर जो सहाफ़ियों को बुलाया गया है, तो उसमें बिलवास्ता तौर पर ये शिकवा भी किया गया है कि एक नालायक आदमी को, जिसे कुछ समझ बूझ नहीं है और जो पंजाब का बेड़ा गर्क कर रहा है, वज़ीर आला बना दिया गया है और उसको हटाया नहीं जा रहा। तो ये शिकवा वज़ीर आज़म को परेशान करने के लिए काफ़ी था। चुनांचे उन्होंने तकरीर में मुल्तान में जो की, उन्होंने वहाँ कई मिनट तक वो सफाई देते रहे बुज़दार की, कि बुज़दार की कारकर्दगी शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से अच्छी है। और हस्बे आदत उन्होंने शहबाज शरीफ का मजाक भी उड़ाया, उन्हें बॉलीवुड का एक्टर करार दिया और कहा कि वो तमाशे लगाता था जबकि बुज़दार काम करता है। तो बुज़दार क्या काम करता है अवाम से ना पूछे, अवाम को तो हमारे इस लुगत में कोई अहमियत ही हासिल नहीं है, अवाम का तो लफ्ज़ ही इस डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। लेकिन उनको पूछ लें जिनको शिकवा है, जो आपको लाए वही नाला हैं, तो उनको आप इस 5 मिनट की तकरीर से या 6 मिनट के कसीदे से, 5-6 मिनट के कसीदे से जो आपने बुज़दार की शान में पढ़ा, वो कैसे आप मुतमईन कर सकते हैं उन हलकों को, जिन हलकों की बुनियाद पर आपकी हुकूमत कायम है। अगर वो हलके पीछे से दरमियान में से हट जाए तो आपकी हुकूमत तो 1 मिनट नहीं रह सकती। बहरहाल ये एक बुरा दिन था। अब ये जो बशीर मेमन साहब के इंकशाफात हैं, इनमें एक इंकशाफ वो पहले भी कर चुके हैं, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया कि वो मीडिया में ज़्यादा जगह नहीं पा सका। वो ये था कि इमरान खान ने मुझे बुलाया और कहा कि नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और फलां के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के और फलां किस्म के मुकदमात बनाओ। बल्कि ख्वाजा आसिफ के बारे में भी कहा गया कि ये गद्दारी का इस पर मुकदमा बनाओ। तो उसने कहा, डायरेक्टर ने कहा कि जनाब ये तो कानून के दायरे से, मेरे इख्तियार से बाहर है, ये काम तो मैं नहीं कर सकता, कोई सबूत तो होना चाहिए कार्रवाई करने के लिए। तो उस पर बशीर मेमन को उसी 1 घंटे के अंदर अंदर फारग कर दिया गया। तो इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं और पीछे कुछ भी नहीं निकलता। और नया जो इंकशाफ किया उसमें ये था कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ साजिशें वज़ीर आज़म हाउस में होती थी, कहीं और नहीं होती थी। तो वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया गया इनको, बशीर मेमन साहब को, और कहा गया कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक खूबसूरत सा अच्छा सा मुकदमा बनाओ। ये अल्फाज से एक अच्छा सा मुकदमा बनाओ। अच्छा सा मुकदमा ये है कि ऐसा जिसमें वो जज साहब बच ना सके। तो इन्होंने उसका भी जवाब दिया कि ये तो नहीं बन सकता, जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो जुडिशल काउंसिल कर सकती है, FIA नहीं कर सकती। इस पर भी वो नाराज़ हुए। तो ये खैर पब्लिक को तो पहले ही पता था कि फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ तमाम साजिशें ईवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस में होती हैं और ख़ुद इमरान खान उन साजिशों का मास्टर माइंड है, उसके हुक्म से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये बशीर मेमन के जो इंकशाफात हैं, अब माजी की तरह उनका ब्लैक आउट करना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि ये एक बहुत बड़े चैनल और एक दूसरे चैनल पर भी उनके इंटरव्यू चले हैं और इनकी बात गश्त बहुत दूर तक जा रही है। यहाँ तक कि अब प्रिंट मीडिया के लिए भी इसको इग्नोर करना मुमकिन नहीं रहेगा। तो ये इंकशाफात जो हैं, ये भी, इनके इतलाक़ात भी बहुत दूर तक जाएंगे, जैसा कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के केस के इतलाक़ात जो हैं वो अभी चलेंगे और दूररस असरात मुरतब करेंगे, सिर्फ इमरान खान की हुकूमत पर नहीं बल्कि आने वाले नक्शे में भी इनके असरात होंगे। अगरचे आपको ये इल्म में है कि फ़ाइज़ ईसा को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी मशीनरी सरगर्म हो गई है और मुहिम्मात चल रही हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाए जा रहे हैं और गालियाँ दी जा रही हैं और पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है। तो इस मुहिम का मतलब ये है कि इनके ख़िलाफ़ किरदार कुशी की इतनी बड़ी मुहिम चलाई जाए कि जब ये चीफ़ जस्टिस बने, क्योंकि अब उनके चीफ़ जस्टिस बनने में बज़ाहिर कोई मादी रुकावट नहीं रही है, सिवाय इसके कि तकदीर का इशारा कुछ और हो। तो चीफ़ जस्टिस जब ये बन जाएँ तो इनकी इतनी ज़्यादा किरदार कुशी हो चुकी हो कि इनके लिए फ़ैसले करना मुमकिन ना रहे। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है। फ़ाइज़ ईसा अहली असाब के मालिक हैं, उन्होंने जो फ़ाइट की है वो कोई और जज नहीं कर सकता था। तो इस ऐसी फ़ाइट का मुज़ाहरा करने वाला इस किरदार कुशी की मुहिम से मुतासर नहीं हो सकता, ख़ास तौर पर जबकि उनकी हमायत में उससे ज़्यादा पॉपुलर ट्रेंड चल रहे हैं। फ़ाइज़ ईसा को पाकिस्तान की वकला की तंजीमों, बार कौंसलों और सिविल सोसाइटी की अंजुमनों के अलावा सियासी जमातों और अवामी हलकों की भी बहुत ज़्यादा तायीद और हमायत हासिल है, उनमें मकबूलियत है। तो ये ट्रेंड जो हैं ये अवामी राय का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अब वो ज़माना गया कि जब आप किसी को करप्ट या फ़लाँ और फ़लाँ कहकर
ایک مہم چلاتے تھے اور اس میڈیا کو میڈیا کے لیے حکم تھا کہ اس مہم کے خلاف کاؤنٹر نیریشن نہیں دینا ہے، تو چنانچہ یک طرفہ بدنامی اور کردار کشی کی کمپین چلتی تھی۔ اب ایسا ممکن نہیں رہا۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے بیان دیا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس مطالبے میں زور آئے گا، اگرچہ اس مطالبے پر صرف مطالبات کی بنیاد پر وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، لیکن دباؤ بڑھے گا۔ یہ رضا ربانی نے بھی بیان دیا ہے کہ یہ سازش کھل گئی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف سازش کہاں سے ہوئی ہے، تو ان لوگوں کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ انہوں نے صدر صاحب کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، حالانکہ انہیں وزیر اعظم کے استعفے کا بھی مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ شہزاد اکبر کے ماتھے پر چہرے پر بہت زیادہ سیاہی ملی گئی ہے۔ اب وہ اگر استعفیٰ نہیں بھی دیتے یا ان سے استعفیٰ نہیں بھی لیا جاتا، تب بھی ان کے چہرے پر اتنی کالک ہے کہ وہ میرا خیال ہے بہت مشکل ہے کہ اب وہ کوئی نیا ایڈونچر کرنے کے قابل ہو۔ اسی طرح یہی حال فروغ نسیم کا بھی ہوا ہے۔ تو ناظرین، آخر میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں بہت ذمہ دار اور 100% قابل اعتبار ذرائع کے حوالے سے کہ وہ امڑتا ہوا طوفان جو پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کی وجہ سے بکھر گیا تھا، اب عید کے بعد سے نئے سرے سے وہ اکٹھا ہو رہا ہے، اور اس مرتبہ اس طوفان میں زیادہ جان ہوگی کیونکہ ویل کیلکولیٹڈ پلاننگ کر لی گئی ہے۔ خدا حافظ۔